जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सब लोगों की डिमांड पे वन शॉट वीडियो हाजिर है। हालांकि मैंने कल आप लोगों को रिडॉक्स की वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपकी वन शॉट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी और मैंने रिकॉर्ड भी कर ली थी, बट थोड़ा सा वॉइस में ग्लिचेस आ गए जिसके चक्कर में मैं आज इस वीडियो को री रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप सब लोगों का वन शॉट फाइनली ये आपके पास आ चुका है। अब फिलहाल हमारा भाई क्लास 12 का सिलेबस नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11 में आप लोगों की सेकंड बुक मैं नॉर्मल स्पीड पे रिडॉक्स के साथ शुरू कर चुका हूं, लेकिन फर्स्ट बुक में हमारे दो ही चैप्टर हुए हैं, चैप्टर 1 और 3, तो उसे हम स्पीड अप करेंगे। और जो कि मैं यहां पे एक आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ध्यान रखना, आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी उसके लिए संडे के लिए स्पेशल लेक्चर अपलोड होगा, क्योंकि वन शॉट में नेचुरल सी बात है मैं चैप्टर की पूरी थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग से क्लास रखूंगा, जिसमें मैं एक चॉइस भी आपको दे रहा हूं कि अगर आप लोग भाई आपकी चॉइसेस के हिसाब से वीडियो आ रही है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आप कमेंट पे मुझे बताइए क्या जरूरत है, मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहीं पे अगर आप चाहते हो कि आप लाइव लेक्चर में क्वेश्चंस करो, भाई आप चाहते हो, आप कमेंट में बताना, मैं लाइव क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, अदरवाइज उसकी भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। भाई एक चीज है कि आप भी बुक सामने रख के बैठे हैं, मैं अपने पास वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं यहाँ पे सॉल्व, और इंटरेक्ट करते हुए कंपीट करवा रहा हूं मैं आप लोगों से कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से करो, खुद करो और हाथों हाथ डाउट क्लियर करो। और दूसरा तरीका है मैं आपको वीडियो में वो सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो वो दोनों तरीके पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हैं तो संडे को मैं प्रॉपर 1-1.5 घंटे 2 घंटे का लाइव भी तैयार हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है और आप लाइव बैठ के इंटरेक्ट करेंगे तो। अदरवाइज वीडियोस मिलेगी, काम नहीं रुकेगा। बस ये है कि हाँ, इंटरेक्शन में हाथों हाथ डाउट क्लियर हो गए तो उसका ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा जब आप इस चीज के लिए रेडी हैं कि आप क्लास ज्वाइन करेंगे। कि अगर मैं क्लास में यहाँ पे आपको पढ़ाऊं और आप लोग सामने अवेलेबल ना हो तो फिर उसकी जगह मैं आपको रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत लेंथी चैप्टर है, वन शॉट में समराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टिल मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बारीक से बारीक डिटेल यहां पे डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और एनर्जी दो अलग अलग बातें हैं जो आपने पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा वन शॉट यहां पे है, सारी थ्योरीज का आज की जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन जो एनर्जी का पोर्शन है, थोड़ा सा एनर्जी का, वो एनर्जी के पोर्शन में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एनर्जी की पढ़ाई आपकी बिल्कुल सेपरेट वीडियो में जाएगी, वो इसमें मैं पूरी समराइज नहीं कर सकता। तो 2 वीडियोस आएंगी, लेकिन ये 2 सेपरेट टॉपिक एक चैप्टर में कंबाइंड थे। तो आज का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट और कल ईएम वेव्स एनर्जी का पूरा वन शॉट और पूरा चैप्टर इन 2 वीडियोस में समराइज हो जाएगा, बेफिक्र रहना। क्लियर हो गई बात? तो अब आप सब लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिटेल में सबसे पहले ये पता होना चाहिए एटम की डिस्कवरी किसने करी, और बहुत गर्व के साथ कहना इंडिया में एटम डिस्कवर हुआ, महर्षि कर्ण ने करा था और उसे परमाणु नाम दिया था। हमारी नेटिव लैंग्वेज में ये कहा गया कि इस यूनिवर्स में जो मैटर है, पदार्थ, उसका सबसे छोटा पार्टिकल आप उसे तोड़ते चले जाओ तो वो परमाणु निकलेगा, परमाणु तक टूट जाएगा। लेकिन परमाणु आगे विभाजित हो सकता है या नहीं, एटम आगे टूट सकता है नहीं, इस बारे की बात के ऊपर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तब तक। लेकिन स्टिल एटम की डिस्कवरी हमने करी, इंडिया में हुई, बहुत प्राउड वाली बात है। फिर इसी रिसर्च को डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसोफर ने कॉपी करके पब्लिसाइज कर दिया और उन्होंने बोला मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। वही बात लैटिन लैंग्वेज के अंदर उन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद जॉन डेल्टन आए, अगला कॉपीराइट का क्लेम कोई ना लगा दे, इसलिए उसने अपने पॉइंट में एक छोटी सी फेरबदल कर दी। उसने कहा जो मैटर है वो इंडिविजिबल एटम्स का बना है। यही थ्योरी फेल हो गई। सारा जो कलेश हुआ इसी इंडिविजिबल शब्द के ऊपर हुआ, क्योंकि जो एटम होता है वो टूट सकता है नहीं टूट सकता, इसके बारे में हमारे पास उस टाइम तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और इन दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि एटम आगे नहीं टूटेगा। लेकिन जॉन डेल्टन अपने घमंड में मारा गया, उसने कॉपी करी स्टेटमेंट, लेकिन एक ईगो फैक्टर रख दिया, क्योंकि रिसर्च तो उसकी थी ही नहीं, उसने थ्योरी दी थी बस, और उसने इंडिविजिबल शब्द लिखते के साथ ही अपनी थ्योरी अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। क्योंकि फिर एक पागल साइंटिस्ट आया जिसने एटम तोड़ के दिखाया, 3 पार्टिकल्स निकल के आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का आविष्कार हुआ। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो तीनों डिस्कवर हुए थे, उनके चार्जेस, मास, हमने सारी कैलकुलेशन करी और इनकी डिटेल्स आपको डायरेक्ट याद करनी है। इनकी रिसर्च ये कैसे डिस्कवर हुए वो पूरा सिलेबस कोर्स में से कट गया। लेकिन अगेन
आप चाहते हैं कि वो रिसर्च भी आपने जाननी है एज पर नॉलेज, क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है और उसके बिना भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि रिसर्च बेस्ड थ्योरी पे कोई क्वेश्चन इत्तेफाक से बुक में है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो नॉलेज भी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट्स भी आपने करने हैं, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अगेन कमेंट छोड़ देना, जो इंटरेस्टेड होगा उसकी डिमांड पे उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा, चाहे वो कटे हुए सिलेबस का पोर्शन ही क्यों ना हो। सारी नॉलेज आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, इंफॉर्मेशन आएगी। फिलहाल हम अपने बाकी पूरे चैप्टर को जल्दी से खत्म करें, तो आप लोगों को यहां पे ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिसर्च से पता चला चार्ज होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम, एंड प्रोटॉन का इतना ही प्लस में था, और अभी तक के ये सबसे छोटे पार्टिकल्स माने गए एटम के अंदर। तो हमने इसको चार्ज को फंडामेंटल यूनिट मान लिया, मतलब चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम डिक्लेयर कर दी गई। एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी था, न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज 0 कूलम था, 0 कूलम। हमने कहा सर इतनी जो टिपिकल सी कैलकुलेशन है इसे आसान बना दो, इतना चार्ज कौन बार बार याद रखेगा। तो साइंटिस्ट ने आपकी दिल की बात तभी सुन ली थी, उन्होंने खुद ही कैलकुलेशन को आसान कर दिया। तो मेरे बच्चों, उन्होंने कैलकुलेशन में फेरबदल क्या करा, उन्होंने यहां से इस चार्ज को चार्ज की 1 यूनिट मान लिया और इलेक्ट्रॉन के इस कूलम चार्ज को -1 यूनिट लिखना शुरू करा, प्रोटॉन के चार्ज को +1 यूनिट और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 यूनिट। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, तो वो -1 नहीं होता, -1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। चार्ज यूनिट -1 होती है, जो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए रखी गई है। लेकिन कभी एग्जैक्ट चार्ज की जरूरत पड़े तो आप अच्छे से जानते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करके चार्ज यूनिट को चार्ज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं मास की डिटेल के ऊपर। हमने कैलकुलेशन जारी रखी, मास डिस्कवर करा इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 था केजी में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा था, 10 की पावर -27 केजी के ऑर्डर में था, और काफी हद तक बराबर था। तीसरे डेसिमल में कुछ हल्की फुल्की फेरबदल थी, तो यहाँ तीसरे डेसिमल की फेरबदल की वजह से हमें आंसर जो है वो काफी हद तक सेम ही मिलता था, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आता था। न्यूट्रॉन मामूली सा भारी है प्रोटॉन के मुकाबले, ध्यान रखना। जिसमें हमने इन तीनों की कैलकुलेशन को भी आसान बनाने के लिए मास यूनिट का आविष्कार करा। वो कैसे करा, हमने तीनों के मास का मीन निकाला और वही नंबर कॉमन ले लिया सबसे, और कहीं ना कहीं ये वैल्यू बहुत छोटी है और ये दोनों वैल्यूज लगभग बराबर है, तो मीन भी इन्हीं के आसपास आया। तो इसमें से यही नंबर कॉमन लो 1 यूनिट, सेम 1 यूनिट, इसमें से ये नंबर कॉमन लो 0.005 0.005 ऐसा नंबर आया। हमने कहा छोड़ो जीरो लिख दो, यूनिट ही तो लिख रहे हैं, मास थोड़ी जीरो है इलेक्ट्रॉन का, मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास, मास यूनिट 0 है, मतलब कैलकुलेशन के वक्त उसके मास को तवज्जो देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे आप सब लोगों को जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिटेल मिली तो सडनली एक जंग छिड़ गई। सर ये एटम में लगे कैसे, इलेक्ट्रॉन कहां है, प्रोटॉन कहां है, न्यूट्रॉन कहां है, बताओ तो सही एटम में कैसे रखे होंगे। तो रेस में सबसे पहला खिलाड़ी आया जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन के कहना था कि इतना परेशान मत हो, सब यूनिफॉर्मली है, एक साथ, टोटल बैलेंस, कोई भेदभाव नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आसपास बैठे हुए हैं बिल्कुल मेल मिलाप के साथ। अब यहां पे उसने इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल नाम दिया। इसके सारे मॉडल खाने से जुड़े थे, कतई भुक्कड़ आदमी वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजन पुडिंग मॉडल खाने के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं था। पंजाबी होगा पक्का। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करें तो यहां पे आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इसका कहना था पूरा एटम प्रोटॉन्स का बना है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं, जैसे वाटरमेलन में बीच बीच में सीड्स रखे हुए होते हैं और एकसार होते हैं, कहीं ज्यादा इकट्ठे नहीं होते, कहीं कम इकट्ठे नहीं होते, बहुत यूनिफॉर्म पैटर्न में होते हैं, बहुत रेयरली इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो एटम पूरी तरह बंद माना गया, तरबूज की तरह, अंदर से हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म अरेंजमेंट डिक्लेयर हुआ। लेकिन एक आदमी इससे बिल्कुल भी क्या कहते हैं ट्रस्ट नहीं रख पा रहा था इस मॉडल पे। वो कह रहा था सर नहीं, मैं नहीं मानता, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बेवकूफ है, इसने बिना रिसर्च करे ऐसे ही दावा ठोक दिया एटम यूनिफॉर्म है, ऐसा कैसे हो जाएगा, रिसर्च से साबित करके बताओ। मैं साबित करके दूंगा ये आदमी झूठा है। तो रदरफोर्ड की अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया कि जे.जे. थॉमसन को हमें बर्बाद करना है, यह आदमी झूठ बोल रहा है, नाश करेंगे इसका।
अब रदरफोर्ड ने अपना यहाँ पे मॉडल बनाया जिसमें उसके मॉडल की थीम क्या थी। आप ये देखो, जे थॉमसन कह रहा है एटम पूरी तरह बंद है। जैसे एक ईंट मान लो, ब्रिक टोटल बंद। आप ईंट से एक दीवार खड़ी करते चले जाओ, बिना खिड़की दरवाजे के दीवार पूरी बंद है। अगर ईंट पूरी बंद है और दीवार भी पूरी बंद है, उसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो हमने यही चीज एटॉमिक मॉडल पे लगाई। एटम को ईंट मान के एक एटम की बहुत बड़ी दीवार खड़ी करी। एटम बंद, कोई एम्प्टी स्पेस हमने अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करा। एटम में होता तो होता, पर हमने क्रिएट नहीं करा अपनी तरफ से एटम्स को लगाने में, और एक बंद दीवार खड़ी कर दी। तो एक बंद दीवार मैंने यहां पे तैयार करी और मैंने आप में से किसी से कहा कि काम करो, बहुत तेजी से भगते हुए आओ और देने वाला टक्कर इस पे एकदम। अब क्वेश्चन आया कि होगा क्या ऐसे? तो दो संभावनाएं। पहली संभावना, आप आए, टकराए, दीवार ढेर करके आर पार चले गए, यू नो, हल्के एकदम। आप हो सकता है दीवार कमजोर हो, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी संभावना है, आप आए, टकराए, आप ढेर हो गए, दीवार खड़ी है, अब आप ब्रूस बैनर हो, हल्क नहीं बन पाए। तो अब यहां पे ऐसी सिचुएशन में या तो दीवार ढेर होती या आप ढेर होते। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंद दीवार पे आप टकराए, यू क्रॉस पार एकदम, दीवार भी सही सलामत, आप भी सही सलामत है? ऐसा कैसे सर? हो ही नहीं सकता। पक्का दरवाजा या खिड़की होगी जिससे चीजें आर पार जा रही हैं, वरना दीवार का ढेर होना या बंदे का ढेर होना तो बनता है। तो आप दीवार पार करके आर पार चले गए, दीवार भी सही सलामत है, आप भी सही सलामत हो, आप खिड़की से कूद के चले गए एकदम विद्युत जामवाल जी की तरह, मस्त एकदम। और यहां पे यही चीज रदरफोर्ड साबित करना चाहते हैं कि अगर मैंने एक बंद एटम की दीवार पे किसी चीज को टकराने के लिए कहा, वो आर पार चली गई, दीवार सही सलामत है, वो चीज भी सही सलामत है, तो पक्का जे थॉमसन झूठा है। एटम पूरी तरह बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम में एम्प्टी स्पेस हुआ तभी चीजें आर पार जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। उसके लिए इस आदमी ने गोल्ड फॉइल, आप ये देखो, इस सोने को बर्बाद करने पे तुला है। जे थॉमसन को बर्बाद करने के चक्कर में दुश्मनी हो तो ऐसी हो कसम से। गोल्ड फॉइल ली इसने, गोल्ड हाईली वैल्यूएबल मेटल है, सबसे पतली शीट बना दी। इधर रेडियोएक्टिव सोर्स लिया, एक ऐसा सोर्स एटम का जो अनस्टेबल है, टूट जाएगा, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे ही एक रेडियोएक्टिव एटम पूरी तरह टूटा, स्प्लिट हुआ, उसके अंदर से सारी रेडिएशंस पागलों की तरह भागती हुई बाहर निकली। अब सारी रेडिएशन बाहर निकली तो उसमें जो रेडिएशन निकल के आ रही थी वो थी अल्फा पार्टिकल। एक सवाल आता है, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? गुरुजी जरा ये भी बता दो। तो अल्फा पार्टिकल इज द ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। और सर इसको हम क्या कह सकते हैं? तो आप याद करो, एक एटम है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम के बारे में हमें पढ़ाया गया कि हीलियम में देखो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स का काउंट होता है जो कि 2 है, और इलेक्ट्रॉन्स का काउंट भी यही होता है जो कि 2 है, क्योंकि एटम पे प्लस और माइनस टोटल इक्वल होते हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं सिर्फ तभी जब इस पे कोई चार्ज ना हो। चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन या तो गया या तो आया, यानी इलेक्ट्रॉन की फेरबदल की जा सकती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर के बराबर तभी लेना है जब आप एटम का चार्ज 0 0 मान लो। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो हमें पता चला मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का मास का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। तो हमने देखा एटम का टोटल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, जिसमें 2 प्रोटॉन मतलब मास में 2 यूनिट का योगदान प्रोटॉन का है। तो 4 में से 2 घटा दो, बचा हुआ 2 न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर 2 तो प्रोटॉन है हीलियम में, 2 न्यूट्रॉन है हीलियम में, और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का नामो निशान मिटा दो, हीलियम को +2 आयन में कन्वर्ट कर दो, तब यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ग्रुप बचेगा, यानी हीलियम का +2 आयन, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये दोनों भी अल्फा पार्टिकल के लिए ही जाने जाते हैं। तो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम और He2+ आयन, डबली आयनाइज्ड हीलियम। इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया आयनाइजेशन है। 2 बार आयनाइजेशन हुआ तो डबली आयनाइज्ड हीलियम, यानी अल्फा पार्टिकल को 3 तरीकों से बुलाया जा सकता है। इसके 3 नेम्स हो गए। तो अब नॉमेनक्लेचर से आगे चलते हैं। सर आगे एक्सपेरिमेंट बताओ। ये एक रेडियोएक्टिव एटम है,
मतलब जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, फटा, इसमें से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के ग्रुप एक साथ जुड़ के निकले, माने अल्फा पार्टिकल निकला जिसपे प्लस का चार्ज भी है। ये अल्फा पार्टिकल सीधा गया गोल्ड फॉइल से टकराया और आर पार चला गया। अब ये रेडिएशन हमें नहीं दिखती, लेकिन जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे चार्जेस टकराते हैं तो स्पार्क होता है। यहां मुझे स्पार्क दिखा, जिससे ये साबित हो गया कि कोई चीज गोल्ड फॉइल से टकरा के आर पार गई, लेकिन गोल्ड फॉइल सही सलामत है। मतलब रदरफोर्ड अपने मकसद में कामयाब हुआ और जे थॉमसन को गलत साबित कर दिया। अब जैसे ये आर पार गया तो अगला मुद्दा ये आया कि फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस बीच में ये सोचता, इसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो गई, यहां पे भी स्पार्क हुआ, यहां पे भी स्पार्क हुआ, झंड रह गया। इनने यहाँ पे लेड बॉक्स और लेड दीवार का इस्तेमाल करा। बेसिकली लेड में रेडिएशन सोखने की ताकत होती है, तो सारी इधर उधर की रेडिएशन सोख ली गई और सिर्फ सीधी रेडिएशन ही भेजी गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे रेडिएशन को गोल्ड फॉइल पे सिर्फ सीधा भेज रहे थे। तो लेड बॉक्स और लेड दीवार एक तो एक्स्ट्रा रेडिएशन को रोकती है, दूसरा एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। भाई ये गोल्ड फॉइल के कांटेक्ट में, ZNS के कांटेक्ट में नहीं आने की फालतू के, और हमारे कांटेक्ट में भी नहीं आनी चाहिए। ये बुलेट से ज्यादा खतरनाक है, इतना गोली नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना ये नुकसान पहुंचाएगी, आदमी को छल्ली कर देगी अंदर से। अब यहाँ पे फिर भी यहाँ पे स्पार्क हो रहे थे, यार ये तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जब इधर उधर स्पार्क हो रहे थे तो पक्का अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक रहा है गोल्ड फॉइल से टकरा के, वरना नहीं हो सकता, हम तो सीधा भेज रहे हैं। तो अब इसके भटकाव का रीजन क्या है? अब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी समझाना है, क्योंकि आपने पहला तो फेल कर दिया और ये भी बताना है भटकाव क्यों आया है। रदरफोर्ड की जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई एक दुश्मनी के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, रदरफोर्ड भी बहुत चालू आदमी था। इसने रिसर्च में देखो क्या कारस्तानी करी। इसकी करामात ये थी, इनने कहा कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, सारा प्रोटॉन यहीं इकट्ठा है और सारा न्यूट्रॉन भी यहीं इकट्ठा है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है और बीच में खाली जगह है जिससे अल्फा पार्टिकल आर पार चला गया। चलो सर एटम में खाली जगह है, मान लिया, ये तो साबित हो गया। सारा प्लस सेंटर पे क्यों, सारा माइनस फैला हुआ क्यों, किस बेसिस पे कह सकते हो आप? तो यहां पे अल्फा पार्टिकल रिपेल हुआ। रिपल्शन मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब एक एटम है गोल्ड का, बहुत महंगा है, गोल्ड का एटम जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर कैरी कर रहा है, प्लस माइनस बराबर है, ना रिपल्शन लगना चाहिए ना अट्रैक्शन लगना चाहिए, उसके बाद भी अल्फा पार्टिकल रिपेल हुआ। अल्फा पार्टिकल पे प्लस का चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल को गोल्ड का एटम रिपेल कर रहा है, मतलब गोल्ड के एटम में प्लस माइनस बराबर होने के बाद भी प्लस चार्ज में ज्यादा जान है, तभी तो रिपल्शन लग गया जीरो चार्ज होके भी। और वो तभी हो सकता है जब सारे प्रोटॉन्स एक जगह पे इकट्ठा हो। एकता में बल है, प्रोटॉन ने किस्सा सुना था, एकता दिखाई, एक जगह पे इकट्ठे हैं और पावरफुल रिपल्शन लगाया। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आया, रिपेल हो गया, अपने रास्ते से भटक गया। इलेक्ट्रॉन फैले हुए, उन्होंने एकता में बल का किस्सा नहीं सुना, बेवकूफ गधे फैले रहे। इसके चक्कर में क्या हुआ, उन्हें जो बेनिफिट नहीं मिला, वो पावरफुल अट्रैक्शन नहीं लगा पाए। तो रिपल्शन जो लगा वो प्रूफ करता था कि प्लस मिलके काम कर रहा है और माइनस नहीं कर रहा, मतलब प्लस इकट्ठा है और माइनस भटका हुआ है, दूर दूर फैला हुआ है, बेवकूफ। यहीं पे एक सवाल हो रहा है, सर चलो प्रोटॉन एट सेंटर, इलेक्ट्रॉन इन दी मार्जिन्स, क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन क्यों सेंटर पे, मास क्यों सेंटर पे, ये नहीं समझ पाया अभी तक। ये देखो कुछ अल्फा पार्टिकल वापसी आए, बाउंस बैक कर गए, लेकिन गोल्ड फॉइल डैमेज नहीं हुई। मतलब न्यूक्लियस में सारा प्लस चार्ज मिलके फोर्स तो लगा ही रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इतना पावरफुल, इतना वजनदार, इतना खतरनाक है कि उसके बाद जब अल्फा पार्टिकल उससे सामने से टकराया तब भी गोल्ड फॉइल डैमेज नहीं हुई। मतलब न्यूक्लियस में बहुत वजन है, बहुत भारी भरकम चीज है ये, समझे कि नहीं समझे? तो सारा प्लस भी सेंटर पे और सारा मास भी सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन किनारों पे भटक गया। और रदरफोर्ड मॉडल हमारे सामने पिक्चर में आया। लेकिन रदरफोर्ड अंकल की थ्योरी में एक छोटी सी कमी थी। रदरफोर्ड ने तो वो कभी उजागर नहीं करी, लेकिन साइंस का कहना था कि एक बात समझ में नहीं आई
क्या सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड? हाँ बिल्कुल भटक रहे हैं, समझ में आ गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, तो उन्हें बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन चेंज करने में एनर्जी खर्च होगी, और अगर एनर्जी खर्च होगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खर्च करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। वो एनर्जी लूज कर रहा है तो वो लगातार अपनी ऑर्बिट पे नहीं भाग सकता, एनर्जी लूज करेगा और गिर जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर रहा है, ये साइंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरा, इलेक्ट्रॉन ने साइंस के लॉस को वायलेट कर दिया, और रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था। क्यों? तो रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मेंटेन कैसे है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया यहां पे पिक्चर में, और इसी चीज के लिए अगला एटॉमिक मॉडल आया नील बोर का। नील बोर की थ्योरी पिक्चर में आई, और नील बोर ने एटॉमिक मॉडल में पहला फेरबदल क्या करा, इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। रदरफोर्ड ने भी बहुत सारी ऑर्बिट मानी थी, लेकिन नील बोर मानते थे कि हर ऑर्बिट अलग अलग रेडियस पे होगी। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ इस रूप में था, मतलब इसमें जितनी भी ऑर्बिट्स थी सब सेम रेडियस पे अलग अलग डायरेक्शन में थी। नील बोर ने कहा नहीं, सब अलग अलग रेडियस पे हैं, अलग अलग एनर्जी पे हैं, यानी इसने ऑर्बिट की एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट करना सिखाया। फॉर्मूला दिया -2.18 इंटू 10 की पावर -18 z² अपॉन n² जूल, और 52.9 n² अपॉन z पिकोमीटर, जिसमें n ऑर्बिट है और z एटॉमिक नंबर है। जैसे मैं आपसे कहता हूं लिथियम की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है मेरे बच्चों, और फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 रखनी है, और ऐसे एनर्जी और रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम की और किसी भी ऑर्बिट की। तो इसका मतलब अलग अलग एनर्जीज है और अलग अलग रेडियस है। साथ ही यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके बड़े एनर्जी लेवल बड़ी ऑर्बिट में जा सकता है, और वापसी आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी एब्सॉर्ब करने की भी ताकत है और लूज करने की भी ताकत है। और यही वो रिसर्च है जो ईएम वेव्स के एनर्जी के पैरामीटर्स में है, जिसे आपको कल के वीडियो शॉट में दिया जाएगा। ईएम वेव का वन शॉट क्लियर हो गया? सब्र कीजिए, आज की थ्योरी में कोई रुकावट नहीं आएगी, सब समझ में आएगा, और कल पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के चेंजेस करते हैं, बट जब वो एनर्जी लेवल बदलते हैं, ऑर्बिट बदलते हैं, हायर ऑर्बिट पे जाते हुए एनर्जी गेन करते हैं, लोअर ऑर्बिट पे आते हुए एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी एब्सॉर्ब और एनर्जी रिलीज करने की पावर है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ये चीज तो समझ में आ गई सर, ठीक है। अब यहां पे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक स्पेक्ट्रम बना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का झुंड। नील बोर ने एनर्जीज के चेंजेस जब नोटिस करे एटम में हो रहे, तो उसने लाइट का सोर्स लिया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से जैसे ही पास कराया, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया विपग्योर। अब जैसे ही सारे कलर्स दिख रहे थे, तो इसे हमने विजिबल स्पेक्ट्रम नाम दिया, एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। लेकिन जब इसी सोर्स को मैंने एटम के झुंड से पास कराया, तो मैंने नोटिस करा कि अब जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें कुछ लाइंस मिसिंग, कुछ लाइंस मिसिंग है। इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पे जो एटम है उसने एनर्जी से एब्सॉर्ब कर ली होगी, तभी पूरे कलर में से कुछ जगह पे ब्लैक लाइंस आई, मतलब कुछ एनर्जी से एब्सॉर्ब कर ली गई। तो इसका मतलब एटम के ग्रुप में एनर्जी एब्सॉर्ब करने की ताकत है। और यहां पे एक स्पेक्ट्रम बना, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और फिर हमने सोर्स को बंद करा, फिर भी एटम से लाइट आई, और इस बार वो कलर दिख रहे थे जो पहले गायब हुए थे, और बाकी पूरा खत्म हो गया था, क्योंकि आप पीछे से एनर्जी भेज नहीं रहे। तो अब सिर्फ वही एनर्जी बाहर आई जो पहले एब्सॉर्ब हुई थी। मतलब एटम के अंदर एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड। वो जितनी एनर्जी गेन कर रहा है उतनी लूज कर रहा है, अपने पास फालतू नहीं रख रहा। ये प्रूफ हो
हो गया कि एटम में एनर्जी कंजर्व्ड है और रदरफोर्ड यही प्रूफ नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद नील बोर के मॉडल ने एकदम दुनिया में तहलका मचा दिया। रदरफोर्ड की सारी बातें ठीक थी, बस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, ऑर्बिट में एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ करना था, जो नील बोर ने प्रूफ करा और रदरफोर्ड नहीं कर पाया। साथ ही नील बोर ने यह भी बताया कि देखो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप होते हैं, कहीं बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, कहीं छोटा। मतलब पहले ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, अप्रोक्सीमेटली 10.1, और इधर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। तो ये जो एनर्जी गैप आ रहा है 1.9 का, सॉरी, ये एनर्जी गैप यहां पे इररेगुलर क्यों है? भाई पहले बहुत बड़ा एनर्जी गैप, फिर छोटा एनर्जी गैप, ऐसा क्यों है? तो हमें पता चला कि असल में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऑर्बिट में भागते हुए अपना मोमेंटम कंजर्व रखना है। तो एंगुलर मोमेंटम mvr, रेडियस के अराउंड, सर्कुलर मोशन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, जब कांस्टेंट रहेगा तब जाके वो अपनी ऑर्बिट मेंटेन रख पाएगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जो कल की वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। क्या होता है? एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14। हमने कहा इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में एनर्जी कंजर्व रखनी है, दूसरी ऑर्बिट में भी एनर्जी कंजर्व रखनी है, लेकिन इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में ऐसी कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंजर्व हो पाए। तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ चला जाएगा एनर्जी लूज करके, या सेकंड ऑर्बिट की तरफ गेन करके। मतलब वो उस एनर्जी लेवल पे सर्कुलर मोशन में भागेगा जिसमें वो एनर्जी कंजर्व्ड रख सकता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रख सकता है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और इसके बेसिस पे यहां पे ये रूल बना कि एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा और उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसमें n ऑर्बिट नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। तो एक ऑर्बिट के लिए मोमेंटम कंजर्व रहता है, और इस फॉर्मूले को नील बोर की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट माना गया। अब आप सब लोगों को मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिटेल्स बता दी, उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेनेशन दे दी, एनर्जी का थोड़ा सा खिलवाड़ हम करेंगे और कल की क्लास में सारे फॉर्मूलेस के साथ चैप्टर वाइंड अप करूंगा। लेकिन इस पूरे फास्ट कॉन्सेप्ट्स में एक भी डाउट रह जाता है तो उसकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगी। आपको बस कमेंट पे मुझे इन्फॉर्म करना है, घबराना मत, हम हैं आपके पास, हम हैं, टेंशन नहीं लेने का, हम सब बताएंगे। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए चैनल पे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट पे मेरे से इंटरेक्ट कीजिए। जितना आप मुझे बताएंगे उतना आपकी खिदमत में मैं हाजिर रहूंगा। ठीक है? जय हिंद ऑल ऑफ यू।